नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली की खबर से। वैशाली के तिसी औता में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का दावा किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। परिजन जहरीली शराब से मौत का आशंका जता रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया है। मौत की बात की जानकारी मिलते ही पुलिस इन मौतों की जांच में जुट गई है और तिसी औता थाना क्षेत्र के महती गांव के अरविंद सिंह, पदमौल गांव के मनोज सिंह और ठकोरी गांव के अर्जुन झा की एक ही रात में मौत हुई। और अचानक मौत की खबर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है और इन लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। मृतक अर्जुन झा के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के सामने ही कह दिया कि जहरीली शराब से उसकी मौत हुई है। तीनों ही मृतक शराब की लत के शिकार थे। अच्छा, तो यहाँ आके पी रहे थे वो? मेरे घर पे वो आते ही नहीं थे। अच्छा। जैसे इनके अपना घर हुआ, यहाँ पे वो आते ही नहीं थे। कहाँ रहते थे वो अपन इधर उधर मठ उठ में रहते थे, किसी का घर में भी वो नहीं रहते थे। अच्छा, नशा करते थे? हाँ, नशा करते थे। उनको परिवार से कोई मतलब ही नहीं था। गांजा नहीं पिए हैं उस दिन वो शराबे पिए थे। शराब पी करके उनको एक आध उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद दवाई खिलाए, दवाई नहीं बचा उनको। उसके बाद फिर डॉक्टर को लेकर इलाज कराया, उससे भी नहीं हुआ। तो हम लोग बोले उसको बड़ा ले जाएंगे, तो बड़ा भी नहीं, वो जा नहीं पाए। बस गाड़ी आने के समय जब गाड़ी आते, गाड़ी आ भी नहीं आ पाया मेरे दरवाजे। जहरीली शराब से कुछ बोल रहे हैं, कुछ उनके भाई बोल रहे हैं कि आए 12 बजे रात में, तो उनका तबीयत अचानक खराब था। तो बताए कि ठंडा लगने से भी मृत्यु हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना शराब पिया है उनके परिवार के लोग, उसका जांच होगा। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, पेच कहां फंस रहा है? परिजन कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत हुई है, लेकिन प्रशासन इन बातों को नकार रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, प्रशासन खुलकर कुछ नहीं बोलना चाहेगा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां आजकल बनी हुई है, आप भी बखूबी समझ रही हैं। और दरअसल प्रशासन को इस तरह के मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए पहल की है? सबसे बड़ी बात है कि जब परिजन बोल रहे हैं कि शराब पीने से मौत हुई है, तो इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने खलबली मचा दी है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वैशाली पुलिस प्रशासन के, वो अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और अभी भी डीएसपी जो है, यहाँ पर महुआ की डीएसपी जो है वो पहुंची हुई हैं और परिजनों से बात कर रही हैं। थाने में भी वो पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। हाल के दिनों में जिस तरीके से समीक्षात्मक बैठक की गई थी मुख्यमंत्री के स्तर पर, उसके बाद तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, लेकिन गाँव वाले जो है उनसे न्यूज 18 की भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि गाँव में शराब की पार्टी जो है वो चल रही थी, लोग शराब पी रहे थे, उस पर कोई अंकुश नहीं था। तो एक बड़ा सवाल है, गांव वाले अपनी जगह अडिग है अपनी बात पर, और देखना होगा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है वो किस तरीके से अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि जो मौतें हुई हैं वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई हैं। जी संजय, ये बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? जी देखिए, अब देखना होगा, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अगर पहल की है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जाहिर सी बात है 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी, और इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर बात सामने आती है, इसी पर सबका ध्यान है। जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और बेतिया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा बेतिया लौरिया NH 727 पर हुआ, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हुई और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत अस्पताल ले जाते वक्त हो गई। मृतकों में शशि कुमार सिंह की पहचान हुई है, जो लौरिया का रहने वाला था, जबकि 3 लोगों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। यहाँ पे जब हम लोग आए, सूचना मिला, तो यहाँ पे हम लोग आए तो देखे कि यहाँ पे 3 को बॉडी उधर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है रोड पे, और एक इधर। ठीक है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना गाड़ी से व्यवस्था किए। तो गाड़ी एक था, सरकारी जो गाड़ी है वो वाला, इससे उसको लौरिया भेजे। ठीक है, और बाकी जो 3 को था उसको एम्बुलेंस फ़ोन किया था, वहाँ से आया, फिर उसको उन लोग को बेतिया भेजा गया है। और मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां एक रिसेप्शन पार्टी में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में एक व्यक्ति ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है। नगर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां हालांकि अभी फायरिंग करने वाले की पहचान नहीं हुई है। वहीं डीएसपी ने जानकारी मिलने पर वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर की, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है रिसेप्शन पार्टी में। और हालांकि इस वीडियो में एक व्यक्ति ताबड़तोड़ फायरिंग करता आपको दिख रहा है, लेकिन नगर थाना क्षेत्र का ये वीडियो जो बताया जा रहा है, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। वहीं डीएसपी ने भी जानकारी मिलने पर वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। और बड़ी खबर सिवान से, जहां एटीएम काटकर 21 लाख से अधिक रुपए की लेकर अपराधी फरार हो गए हैं। तरवारा बाजार के इंडिया वन बैंक के एटीएम में अपराधियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि अपराधी शटर तोड़कर अंदर घुसे और गैस कटर से एटीएम को काटकर रुपए लेकर फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि थाना से महज कुछ ही दूरी पर यह एटीएम है और बताया जा रहा है कि एटीएम में 3 दिन पहले पैसा डाला गया था और घटना के बाद पुलिस और बैंक के कर्मचारी एटीएम पहुंचे हैं, जहां कितने पैसे गायब हुए हैं इसकी सही जानकारी जुटा रहे हैं। और आपको बता दें कि तरवारा थाना क्षेत्र में कुछ ही दिन पहले भी एटीएम को अपराधियों ने निशाना बनाया था। और बिहार में हाल के दिनों में एटीएम को लेकर अगर बात करें तो 21 अक्टूबर 2021 को पटना के फुलवारी शरीफ में एचडीएफसी के एटीएम सहित 21 लाख लेकर अपराधी फरार हो गए। 13 नवंबर की बात करें तो 13 नवंबर 2021 को पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एटीएम काटने की कोशिश की गई, लेकिन 3 अपराधी इस मामले में गिरफ्तार हुए। फिर 21 नवंबर 2021 की बात करें तो पूर्वी चंपारण के कोटवा में स्टेट बैंक एटीएम सहित 35,000 अपराधी लेकर फरार हो गए। फिर 21 नवंबर 2021 को ही पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर में पीएनबी के एटीएम को काटने की असफल कोशिश की गई और उसके बाद तुर्कोलिया में इंडिया बैंक के एटीएम से 5,80,000 लेकर फरार हो गए। फिर 21 अक्टूबर को भी एचडीएफसी के एटीएम से 21 लाख की चोरी की गई। और आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं जहां हाल के दिनों में ये जो एटीएम कांड बिहार में हुए हैं, कहां हुए हैं और कितने रुपए निकाले गए हैं, एटीएम काटने की असफल कोशिश की गई है, ये सब जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में बात कटिहार में धर्मांतरण की साजिश के उस आरोपी की जिसने आखिरकार सरेंडर कर दिया। और कटिहार में धर्मांतरण की साजिश के आरोपी शाह आलम ने एडीजे की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आरोपी शाह आलम ने कल कटिहार की कोर्ट में सरेंडर किया। न्यूज 18 ने 29 नवंबर को खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद उस पर दबाव बना था। हालांकि केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है और उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। शाह आलम पर महिला को भ्रम में फंसाकर धर्म परिवर्तन और शोषण करने का आरोप है। कटिहार में न्यूज 18 का खबर का बड़ा असर हुआ है। धर्मांतरण से जुड़े खबर प्रसारित होने के बाद लगातार पुलिस दबिश के बाद अब जो मुख्य आरोपी है शाह आलम कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। अगर तफ्तीश से अगर मामले को बताते चले तो 25 अक्टूबर को कटिहार आजमनगर थाना क्षेत्र से एक मामला सुर्खियों में आया था, जहां महिला का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया था। लेकिन इस महिला के द्वारा बड़े अधिकारी के पास लगातार गुहार लगाने के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। जब न्यूज 18 के पास ये खबर आई तो हम लोगों ने उनके आवाज को बिहार के डिप्टी सीएम तक पहुंचाया, जिसके बाद इस से जुड़ा हुआ जो विषय है इस पर कटिहार पुलिस भी गंभीर हो गया है और लगातार उसके बाद से ही इस पर मामला दर्ज किया गया है और पुलिस के बड़े अधिकारी द्वारा इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। तो कुल मिलाकर अब जाकर उस कार्रवाई का जो मुख्य बिंदु है उस पर यह है कि पुलिस दबिश के बाद आजमनगर थाना क्षेत्र के ही आरोपी शाह आलम अब कोर्ट में
सरेंडर कर चुका है। पुलिस के अब भी माने तो इस मामले में एक और तथ्य आ रहा है कि जो महिला के धर्मांतरण के मामले में शाह आलम के जीजा जो एक सरकारी मदरसा के मौलवी है, उनकी भी भूमिका की बात आ रही है, उस पर भी जांच होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा विषय यह भी है कि न्यूज़ 18 जो दावा कर रहा था कि ये जो धर्मांतरण है इसका पूरा कागजी प्रमाण भी है, अब पुलिस प्रारंभिक जांच में भी ये बात मान रहा है कि एक ऐसा कागज मिला है जहां उनके नाम भी परिवर्तित किया गया है। अब उस विषय पर भी जांच होगा। निश्चित तौर पर महंगाई, विकास, भ्रष्टाचार राजनीति के बड़े मुद्दे हैं, लेकिन खासकर बिहार के ये सीमांचल इलाका है और इस पर आए दिन जो धर्मांतरण का मामला आता है यह भी एक बड़ा मुद्दा है और इस पर भी आगे दिन में बिहार के राजनीति पक्ष हो या विपक्ष गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इधर अररिया के भरगामा थाना के अल्पसंख्यक बहुल बीरनगर गांव से हिंदू परिवारों का पलायन जारी है। आइए मिलवाते हैं एक ऐसे ही परिवार से जिसने सिर्फ मोहम्मद मेजर के आतंक की वजह से बीरनगर को ही नहीं छोड़ा, अररिया जिला छोड़कर पूर्णिया में बस गया। अररिया में आतंक, पूर्णिया तक दहशत, चेहरे पर चिंता, आंखों में डर और लड़खड़ाती जुबान। इनके चेहरे हम नहीं दिखा सकते, नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन कहानी जरूर बताएंगे। पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव में रह रहा यह परिवार मूल रूप से अररिया के बीरनगर का रहने वाला है, लेकिन मोहम्मद मेजर नाम के दरिंदे की दरिंदगी की वजह से 3 साल पहले पलायन को मजबूर हो गया। परिवार ने सिर्फ बीरनगर को ही नहीं छोड़ा, अररिया जिले तक को छोड़ दिया और पूर्णिया के रामपुर तिलक गांव में बस गए। इसका इतना आतंक है कि डर से कोई कुछ बोल नहीं पाता है। माफियागिरी काम है, हथियार का सप्लाई करना काम है। उसका भाई आज़ाद जो है बम कांड में पकड़ाया, वो भी 3 साल में उसका बेल हुआ, 4 साल में। घूंघट में खड़ी ये महिला आज भी उस दिन को याद कर सिहर जाती है जब मोहम्मद मेजर इनके घर में घुस आया था। मोहम्मद मेजर ने इसे मारा, पीटा और रेप करने की कोशिश की। मोहम्मद मेजर आलम आया रात के 9 बजे, मेरे वाइफ के साथ मारपीट किया और पैसा वैसा छीन लिया, चैन वैन छीन लिया और जो FIR में है वो सब कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद सुबह धमकी भी मिला। सत्तार मुखिया रात को बोला केस कीजिए नहीं तो तुमको गांव से भगा देंगे। जब केस किए तब वो गवाही में नहीं आया। इस पीड़ित महिला ने तब हिम्मत दिखाई, जोरदार विरोध किया तो उसका घर और इज्जत दोनों बच गया, नहीं तो इसका भी नाम बीरनगर की उन बहु बेटियों में शामिल हो जाता जिसकी इज्जत मोहम्मद मेजर ने लूटी थी। जबरन करके घर खोल के भागे, तब उसके बाद उसको डंडा से मारे तो वो गिर गया तो उसको छोड़ करके हम भागे दरवाजा पर, तो फिर वहाँ जा करके हमको भी मारा था। कोई बचाने वाला रहता तभी न बचाता, कोई बचाने वाला नहीं था ना। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग वहाँ से कब यहाँ पे आए? 3 साल हो गया। तकलीफ हुआ, दिक्कत हुआ, मारपीट किया, सब मुसलमान सब वहाँ पर से तंग फसाद करता है तो क्या करेंगे वहाँ से। अच्छा, हम लोग की इज्जत बचा करके हम अपना आ गए यहाँ। साल 2018 में मोहम्मद मेजर ने इनके घर पर हमला किया था, पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन उसे थाने से ही बेल मिल गया। इन लोगों का कहना है कि मोहम्मद मेजर की वजह से अभी और कई परिवार पलायन करेंगे। वहाँ उसके वजह से बहुत सारा आदमी पलायन कर चुका है और करेगा। कितने लोग पलायन किए? पलायन तकरीबन वहाँ से 10-15 आदमी तो पलायन कर चुका है। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य को गांव छोड़ने का गम तो है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता बहु बेटियों की इज्जत की है। सवाल है कि आखिर कब पुलिस मोहम्मद मेजर के आतंक का अंत करेगी और कब बीरनगर के हिंदू परिवार चैन से रह पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेने पटना की सड़कों पर निकले। मुख्यमंत्री ने मंदिरी नाले पर शुरू किए गए विकास कार्य का जायजा लिया। सीएम ने मंदिरी के ड्रेनेज पंपिंग प्लांट का भी निरीक्षण कर मंदिरी नाले पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कल स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंदिरी नाला के
विकास कार्य योजना का शिलान्यास किया था और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शहर का गंदा पानी गंगा में ना जाए, ये सुनिश्चित करें। सीएम ने मंदिरी नाले के पानी को साफ कर पाइप के जरिए सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के भी निर्देश दिए और सीएम ने मंदिरी नाले पर बनने वाली सड़क को अशोक राजपथ के ऊपर से एलिवेटेड कर जेपी गंगा पथ से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। खाद की किल्लत पर बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की फसल नहीं होने देंगे बर्बाद, डीएपी की जगह एनपी खाद इस्तेमाल करें किसान। तो देखिए, खाद की किल्लत पर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे, डीएपी की जगह एनपी खाद इस्तेमाल करें किसान। सभी जिलों में भेजी गई एनपी खाद और आज से सामान्य होगी स्थिति। खाद की कमी दूर करने का हो रहा है प्रयास। कृषि वैज्ञानिक और किसान सलाहकार और किसान को ये समन्वयक सबको बता रहे हैं हर जिले में, प्रखंड में, कि इसका उपयोग करिए और उससे बेहतर ही परिणाम देगा। डीएपी से बेहतर परिणाम देगा, इसका इस्तेमाल करिए। हम किसानों के हर कठिनाई और परेशानी में दृढ़ता के साथ खड़े हैं और उनको नुकसान नहीं होने देंगे, उनके फसल का कोई नुकसान नहीं, उसके लिए कृतज्ञ। राष्ट्रगीत नहीं गाने के मुद्दे पर विधायक अख्तरुल ईमान के बचाव में उतरे जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान अगर कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता करता है और एक तुच्छ वोट की राजनीति के लिए करता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसने भी किया हो। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंका को लेकर पटना के अलग अलग इलाकों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और नगर निगम की गाड़ी अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर सैनिटाइजेशन कर रही है। संवाददाता अमित कुमार ने इन सब का जायजा लिया। थर्ड वेरिएंट से बचाव को लेकर के पटना में नगर निगम के द्वारा जो है लगातार सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग इलाकों में रोजाना इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और लगातार जो नगर निगम है वो सैनिटाइज जो है इलाकों में, अलग अलग इलाकों में कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो थर्ड वेरिएंट है उससे बचाव को लेकर के ना सिर्फ राज्य सरकार जो है दिशा निर्देश जारी कर रही है, बल्कि जो राहत बचाव कार्य जो है वो भी इस तरह से सैनिटाइजेशन का छिड़काव कर करके जो है वो किया जा रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे बड़ाबिजनेस.com के सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस श्रृंखला में डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जानिए कि किस तरह का फंड स्टार्टअप के लिए होता है बेहतर। देखिए मिशन साहस सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। किस प्रकार का फंड एक स्टार्टअप के लिए ठीक रहता है, फंड रेजिंग कैसे करा जाए, कहां जाए फंड रेजिंग के लिए। लेकिन पहली बात तो आप समझ लीजिए, टू अवॉइड द मार्केट ट्रैप स्टार्ट योर बिजनेस विद बूटस्ट्रैप। यानी कि कोई मार्केट में कहीं जाके फंस ना जाओ, हो सके तो अपने आप। बूटस्ट्रैप मतलब खुद के पैसे से, बूटस्ट्रैप मतलब अपने आप शुरू करिए। बेस्ट क्या है कि कस्टमर को ही अगर आप इन्वेस्टर बना लो, अगर कस्टमर से ही एडवांस पेमेंट ले लो और वो आपका इन्वेस्टर बन जाए तो वो सबसे अच्छा पैसा है स्टार्टअप में। क्योंकि कस्टमर ना आपसे आपकी इक्विटी हिस्सेदारी लेगा, ना आपसे इंटरेस्ट, को कोई लोन नहीं दे रहा तो इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करेगा। कस्टमर आपको एडवांस डिपॉजिट दे सकता है और सबसे अच्छा पैसा है। या फिर सेल्फ फंड करिए, पर्सनल सेविंग से लेकर के जाइए, क्योंकि बूटस्ट्रैप बहुत अच्छी कंपनीज है जो खुद से आगे बढ़ी है। डीमार्ट, जोहो, MDH, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब खुद के पैसे से शुरुआत करी उन्होंने। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो पीयर टू पीयर लेंडिंग ले लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली से, क्योंकि ये फ्रेंड्स एंड फैमिली से बिना डॉक्यूमेंटेशन के या कम डॉक्यूमेंटेशन के भी पैसा मिल जाता है और वापस ना कर पाए तो आपको सूली नहीं चढ़ाते हैं वो। इसके अगली स्टेज जो है वहां एंजल इन्वेस्टर के पास जा सकते हो, आपको सीड कैपिटल दे देता है, आपसे आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ले लेता है। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स आपको मिल जाते हैं, इवेंट्स में मिलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। स्टार्टअप ग्राइंड, इंडियन एंजल नेटवर्क, वेंचर कैटलिस्ट, चेन्नई एंजल्स,
ये आपको ये फंड रेजिंग एडवाइजर्स बन जाते हैं, ये वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो आके आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर्स होते हैं। एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर वो हैं जो आपको मेंटरशिप भी देते हैं, एडवाइस भी देते हैं, थोड़ा सा पैसा भी देते हैं और आपकी कंपनी में हिस्सेदारी ले लेते हैं। ये भी एक उपाय है। वाई कॉम्बिनेटर ये यूएस का बड़ा एक फेमस एक्सेलरेटर है। और एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर के बाद वेंचर कैपिटल, जब आपका बिजनेस और बड़ा होता है तो वेंचर कैपिटल वो बड़े फंड में होता है। और फाइनली आईपीओ पर जो शुरुआत की स्टेजेस थी उनको वीडियो घुमा के दोबारा देखिए, उनको समझिए, उनको पहचानिए। धन्यवाद। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।